हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 36 का दूसरा पार्ट, क्योंकि बी पार्ट है। मैं आपको ए पार्ट पहले ही करा चुकी हूँ। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, तो उसी की कंटिन्यूएशन में शुरू करते हैं बेटा। वर्कशीट का बी पार्ट मतलब 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। तो अब हम पहले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ समीकरण को पूरा करना है। समीकरण क्या है? यदि आयरन को जल के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा बेटा, आयरन ऑक्साइड। तो Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। अगला है कैल्शियम, ये भी धातु है। इसको जल के साथ अगर हमें अभिक्रिया कराई जाए, रिएक्शन कराई जाए, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस ऊपर भी निकली थी, हाइड्रोजन गैस नीचे भी निकली है। ठीक है। अब तीसरी अभिक्रिया में क्या होगा? पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है मैंने। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो, ध्यान देने की जो बात है, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये संतुलित नहीं है, तो हमें इन्हें संतुलित करना है। अब संतुलित कैसे करें देख लीजिए। यहाँ Fe3 है, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। जब अभिक्रिया लिख रहे होंगे तो क्वेश्चन ऊपर लिखने के बाद आंसर में ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ बेटा। पेन आपको अलग अलग ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, एक ही पेन से काम चल सकता है। ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ और यहाँ पर क्या लगा देती हूँ? 4। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम यहाँ पर OH ट्वाइस लिया है, मतलब O2 लिया है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। तो आपकी पूरी इक्वेशन ये संतुलित हो गई। अगला देखो कि OH लिया और H2 लिया है, तो क्या करें? यहाँ पर 2 अगर मैं यहाँ लगा देती हूँ बेटा, तो 1 2 यहाँ लगा देती हूँ, तो ये भी संतुलित हो गई। ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, प्रायः जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज लवणों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन धातुओं की अभिक्रिया इनको छोड़ के, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर हाइड्रो और ये नाइट्रिक अम्ल के साथ किया जाता है। अगर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इसका आंसर आपकी वर्कशीट 33 में था बेटा, और मैं आपको दिखा देती हूँ वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट 33 थी बेटा। इसमें यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ था, इस पर क्वेश्चन भी था। यहाँ इसमें से हमें आंसर लिखना है इसका, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ से मार्क कर देते हैं बेटा इसको, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन के उत्पन्न होते ही उसे जल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक आंसर करना है। ठीक है। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न होते ही उसे जल में परिवर्तित कर देता है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा ध्यान से। आपको एक हथौड़ा दिया हुआ है, बैटरी दी है, बल्ब दिया है और तार और स्विच दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, इनका उपयोग करके धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं? इनका प्रयोग करना है। अब आपको ये बताना है कि कोई चीज़, कोई नमूना आपको दिया, कोई सैंपल दिया है और ये पूछा है कि ये बताओ ये धातु है या अधातु है। तो क्या करें? हथौड़े का तो प्रयोग करके हम उसे पीट के देख सकते हैं। तो आंसर बनेगा, हथौड़े से पीट कर अगर नमूना चादर में बदल जाता है
तो वो धातु है। अगर हथौड़े से पीटने पर नमूना टूट जाता है तो वो अधातु है। आ गई बात समझ? अब करें इनका प्रयोग। बैटरी का खाली प्रयोग नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का इकट्ठा प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उससे पता लगाते हैं। करें शुरू इसका प्रयोग करना। चलो फिर मेरे साथ आप लोग भी चलिए। हम वर्कशीट नंबर 32 में जो चित्र दिया हुआ था उसी चित्र को कॉपी में बनाएंगे। एक बैटरी दिखाएंगे, सबको दिखाई दे रही है, एक बल्ब, एक स्विच और ये रही तारें। क्लिप हम अपने पास से जोड़ लेते हैं। यहाँ क्लिप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें क्लिप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे बैटरी, बल्ब, स्विच और तारों को जोड़कर एक विद्युत परिपथ बना लिया। अब क्लिप के बीच में हम नमूने को रखकर देखेंगे। यदि बल्ब जल जाएगा तो वो धातु है, यदि बल्ब नहीं जलेगा तो वो अधातु है। हो गया क्वेश्चन? और यही उसने कहा था विभेद करके बताओ। आसान था? हो गया। अब ये क्वेश्चन था बी वाला पार्ट। बी वाले में आप ये वाला जो हमने किया था कि हमने एक चित्र बनाया, तो चित्र बना के दिखा सकते हो। इसके अंदर धातु और अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आंकलन कीजिए। तो इसके अंदर ये लिख दीजिएगा, धातु और अधातु के को अलग करने के लिए हथौड़े का प्रयोग करके हमें उसके आघात वर्ध्यता का पता लगा कि किसमें कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। जबकि बैटरी, बल्ब, तार और स्विच का प्रयोग करके हमने परिपथ बना लिया। अगर धातु है तो वो विद्युत की सुचालक होगी और आराम से उसमें से विद्युत गुजर जाएगी, ठीक है। जबकि अधातु होगा तो विद्युत की सुचालक नहीं होगी और उसमें से विद्युत नहीं गुजरेगी तथा बल्ब नहीं जलेगा। ये आंकलन करना है। आंकलन मतलब पहले वाले में तो हमने बताया विभेद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर टूट गया, जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हथौड़े से टूट गया तो वो अधातु, हथौड़े से नहीं टूटा तो धातु, ठीक है। बैटरी, बल्ब, तार और स्विच का प्रयोग करके परिपथ बनाया। परिपथ में अगर धातु के नमूने को रखा या तत्व के नमूने को रखा, अगर बल्ब जल गया तो धातु, नहीं जला तो अधातु। अब आंकलन करना है। आंकलन मतलब अगर धातु है तो उसमें आघात वर्ध्यता का गुण होता है, उसको पीट पीट के चादर में बदला जाता है, जबकि अधातु को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। और दूसरे में क्योंकि धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसीलिए परिपथ का बल्ब जल जाएगा। अगर परिपथ का बल्ब नहीं जलता है तो ये बताता है कि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण अभिक्रियाओं सहित दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर उभयधर्मी का ये मिल गया हमें। ये आपकी वर्कशीट 32 में दिया हुआ था, वही आंसर इसमें हम लिख देंगे। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के और क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करती है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद लिखोगे, ये लिखा। उसके बाद उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ एल्युमिनियम का उदाहरण तो ये दोनों हमें मिल गया बेटा। अब जिंक का हम लिख लेते हैं। जिंक का प्रयोग करके जिंक ऑक्साइड का सबसे पहले उसे HCl में, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को डाला है ना, जैसे ऊपर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl में डाला था, ये उदाहरण लिखोगे। फिर ये दो उदाहरण लिखने हैं आपको। दो उदाहरण है ना, पहला ये दिख रहा है हमें, दूसरा देखो यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में जल, राइट। यहाँ इसको 2 कर दो, हो गया पूरा, ठीक है। अगली, अब एक इसकी NaOH के साथ दिखा दो, जिंक ऑक्साइड प्लस
NaOH। अब जैसे इसमें बना था ना सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें बनेगा सोडियम जिंकेट। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ बेटा इसका क्या बनेगा, या ये रब कर देते हैं। ऊपर वाली आपने उतार लिए रिएक्शन, तो मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। पूरी अभिक्रिया आपको उतारनी है। अब दूसरी अभिक्रिया इसके साथ कौन सी लिखनी है वो देख लो, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा सा। तो सोडियम जिंकेट बनेगा बेटा, सोडियम 2 ZnO3, O2 ही रह जाएगा। हाँ, सोडियम 2 आ जाएगा, Na2 ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, साथ में निकलेगा जल, क्योंकि उसने पूरा मांगा है आपसे, इसीलिए आपको ये दोनों ही अभिक्रिया दिखानी है। पेपर में नाम से भी ले सकता है वो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, इस बार क्या बन जाएगा ये, जिंकेट। ठीक है, चलिए आगे चले आप। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, पांचवी क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है। आप सबने गीज़र देखा है, गीज़र नहीं देखा तो गीज़र अंदर से अगर हम देखते हैं बेटा तो वो कॉपर का बना होता है, और उसमें कॉपर क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, चाहे जल गर्म हो चाहे वो ठंडा हो। ठीक है, इसीलिए गर्म जल के टैंक बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग होता है। अब उसने पूछा इस्पात का प्रयोग क्यों नहीं होता। इस्पात जो है, इस्पात मतलब स्टील, स्टील के अंदर लोहा होता है, ये लोहे की मिश्र धातु है। लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, अभी हमने पहले में सोल्व किया था, क्या बना रहा था बेटा, याद करो। लोहा, मैं इसमें लिख रही हूँ, आपको इसमें नहीं लिखना, ठीक है, आपको आंसर में लिखना है। लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसीलिए स्टील का प्रयोग गर्म पानी के टैंक में नहीं किया जाता। आ गई बात समझ, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों, बताओ। क्योंकि सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, वो जल्दी से संक्षारित नहीं होती। नया शब्द संक्षारित, संक्षारित मतलब उसमें जंग नहीं लगता, वो जल्दी से संक्षारित नहीं होती। ठीक है, मतलब वो पानी से, हवा से, इनसे अभिक्रिया नहीं करती, तो वो संक्षारित नहीं होती। कौन सी, सोना और चांदी, इसीलिए, और ऑक्साइड नहीं बनाती, इसीलिए इसका प्रयोग आभूषण बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन करें, सी पार्ट, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों। बेटा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये हवा से भी अभिक्रिया करती हैं और जल से भी अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए इन्हें खुले में नहीं रखते, जबकि तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल दी हुई है और आपको वो टेबल पूरी करनी है। टेबल में आपके पास धात्विक ऑक्साइड है और दूसरी साइड बने हुए हैं क्या, देखो, दूसरी साइड बने हुए हैं धातु। धात्विक ऑक्साइड दूसरी धातु से कब रिएक्ट करेगी, जब इनसे मिल जाए स्ट्रॉन्ग, ये सब चीज़ें इनसे स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा अभिक्रियाशील हो, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग होंगी ये कैसे पता लगेगा, हमें पता है, हमें केदारनाथ का माली आता है, हम उससे नंबर डाल देते हैं कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। केदारनाथ का माली, माली आ गया, आलू ज़रा, ज़रा आ गया, फीके पकाता है कुछ, कुछ आ गया,
तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इन सब से ही अभिक्रिया करेगी, इन सारे ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी, खुद के ऑक्साइड से कुछ अभिक्रिया नहीं करेगी और सबसे करेगी। अब जो ये मैग्नीशियम है ये सबसे अभिक्रिया करेगी, जिंक को हटा देगी और खुद बैठ जाएगी, मतलब विस्थापन कर देगी। ऐसे ही कॉपर को हटा देगी, खुद बैठ जाएगी, विस्थापन कर देगी। मैग्नीशियम को हटा के मैग्नीशियम नहीं बैठेगा, इसलिए लगा दो डैश। आ गई बात समझ? चलिए, जिंक जो है अपने से ऊपर वालों के साथ तो अभिक्रिया नहीं कर सकती, मतलब मैग्नीशियम के साथ नहीं कर सकती, अपने नीचे वालों से कर सकती है। जिंक अपने आप से तो अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक, लेकिन जिंक कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी और उसको विस्थापन कर देगी, ठीक। मैग्नीशियम को हटा नहीं सकती हो तो उससे भी अधिक अभिक्रियाशील है। अब कॉपर किसके साथ करेगी? कॉपर इन सब में सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये जिंक को भी नहीं हटा सकती, ये मैग्नीशियम को भी नहीं हटा सकती, ये कॉपर ऑक्साइड को भी नहीं हटा सकती। बस यही आंसर है। ये टेबल आपको ऐसे पूरी करनी है। आप चाहो तो इसमें नंबरिंग कर लेना जैसे मैंने बताया 1 2 3, जिससे कि आपको याद रहे पेपर में करने में, ठीक है। ये आपको ऐसे टेबल भरनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसका आघातवर्धता सबसे अधिक होता है। तो बताइए किसकी होती है आघातवर्धता सबसे अधिक, जिसको पीट पीट के बनाया जा सकता है। तो सोना और चांदी में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो ऊष्मा का सुचालक है सबसे अधिक चांदी। जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती वो है आपकी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेटा अकेले नहीं पाई जाती, वो किसी ना किसी के साथ मिली हुई मिलती है, ठीक है, ऑक्साइड्स या कोई यौगिक में मिलती है। चलिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है बेटा। तो एल्यूमिनियम के 4 गुण ऐसे हैं जिसके कारण इसका प्रयोग उद्योग जगत में होता है। पहला, ये विद्युत की सुचालक है। क्या है ये? विद्युत की सुचालक, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कमरे के ताप पर ये वायु से भी अभिक्रिया नहीं करता। चौथा पॉइंट, ये प्रबल अपचायक है, मतलब अपचयित करता है ये, ठीक है। इसका प्रयोग रेल की पटरी की दरारें भरने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। पहला, ये विद्युत का सुचालक है। दूसरा, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा, प्रबल अपचायक है। चौथे में लिखवाया था अपचायक है। इसका प्रयोग रेल की पटरी में होता है, उसकी दरारें भरने के काम आता है। और तीसरे में था ये कमरे के ताप पर वायु से अभिक्रिया नहीं करता। 9th क्वेश्चन है, बस 2 रह गए बेटा, जल्दी से करते हैं। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है, ठंडा जल लिया, उससे भी X अभिक्रिया कर रहा है, हमें नहीं पता क्या है वो, और ठंडे जल से बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कर सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती थी वो? सोडियम हो सकती थी, पोटेशियम हो सकती थी, लिथियम हो सकती थी। यही सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो ये कह रहे हैं, और एक क्षार लवण बनाता है जिसका आणविक सूत्र है XOH। तो अभिक्रिया क्या होगी देखो जरा। X ने अभिक्रिया की जल के साथ और बना दिया XOH, और एक गैस निकली Z। तो ये और ये आसानी से आग भी पकड़ रही है, तो ये ज़रूर सोडियम ही होगी, ठीक है। तो पहले आप रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए, पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आपके हिसाब से ये सोडियम जल, यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ निकलेगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। उसके बाद लिखना X बराबर, X क्या आपने लिया? सोडियम, या फिर पोटेशियम हो सकता था, या फिर लिथियम हो सकता था। अभिक्रिया आप ये लिख चुके हो। और Z क्या है? Z हमें दिख रहा है कि वो H2 गैस है। बस यही इसका आंसर है।
ऐसे ही लिख के आना है। लास्ट क्वेश्चन आ गए। दी गई संरचना को देखिए व लिखिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से संरचना देख लो, दिखाई दे रही है सबको? 1 मिनट रुकिए बेटा, अब देखो। हाँ जी, तो सूत्र बताइए। Na कितने हैं? 1 2, तो इसका सूत्र बन गया Na2O। धातु क्या है इसमें? Na। अधातु क्या है? ऑक्सीजन। ऋण आयन कौन बनाता है हमेशा? बताइए जल्दी से, ऋण आयन कौन बनाता है? हमेशा ऋण आयन बनाते हैं अधातु, और धातु जो है वो धन आयन बनाते हैं। बस ये आपका, ये बनानी है आपको ये आकृति ज़रूर। तो ये आपका पार्ट बी ख़त्म हो गया। पार्ट सी के लिए थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही डाउनलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।